हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं और एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एमीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा चैप्टर माना जाता है। बाकी चैप्टरों की तरह इसमें भी हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और आज चूँकि पहला लेक्चर है तो सबसे पहले हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि एमीन्स होता क्या है। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिर ये एमीन है क्या। तो एमीन जैसा कि आप नाम देख रहे हो ऐसा आपको इसका काम भी दिखेगा। तो नाम और काम दोनों समझ नहीं आया। चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर एमीन होता क्या है। व्हाट आर एमीन्स, व्हाट आर एमाइंस या एमीन्स, क्या होता है एमीन्स। तो सबसे पहली चीज तो इट इज अ डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया, डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया यानी NH3। यानी ये क्या है, ये अमोनिया का डेरिवेट्स है। डेरिवेट्स यानी हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। तो इसको हम व्युत्पन्न बोलते हैं। ये अमोनिया द्वारा बनाया जाता है। कौन? एमाइंस। और सीधा सीधा समझो तो एक्चुअल में इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होता है, क्या पाया जाता है सर? नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन को कंटेन करने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे कहते हैं। किसको? एमीन को। कैसे सर? अमोनिया से बना है और अमोनिया के अंदर क्या है? नाइट्रोजन है। अब मैं ये समझाता हूं कि कैसे ये अमोनिया का डेरिवेट्स है। तो सिंपल समझो। आपने अमोनिया लिया, यस सर ले लिया। अब इसमें से क्या करो कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो एल्किल या एरिल ग्रुप से। यानी हाइड्रोजन हटाओ, एल्किल या एरिल ग्रुप को चिपकाओ। तो ये एल्किल होगा या एराइल या एरिल होगा। ठीक है। तो NH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह पे एक R ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा अपना, बन जाएगा RNH2। तो ये जो बना है दैट इज एमाइन या एमीन। और ये क्या है? ये है सर अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। ये अमोनिया और अमोनिया से क्या बन गया? एमीन। अब क्या ये प्रक्रिया इतनी एक ही बार होगी? नहीं, ऐसा एक बार और चाहो तो एक बार और कर सकते हैं। यानी एक हाइड्रोजन और हटाओ, उसकी जगह पे एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़ दो। तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे एक R, नीचे भी एक R और बगल में एक H। यानी अब क्या हुआ? अब 2 R वाला नाइट्रोजन युक्त हाइड्रोजन क्या मिल गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। यानी नाइट्रोजन के दोनों साइड 2 कार्बन लग गए। तो ये भी क्या है? ये भी एमीन है। हाँ, ये भी एमीन है। अच्छा, अब हम एक बार और चाहें तो एक बार और कर सकते हैं। एक बार और, ये जो आखिरी हाइड्रोजन बचा इसको भी हटा दो और इसकी जगह पे क्या ऐड कर दो सर? एल्किल ग्रुप को ऐड कर दो। तो क्या मिलेगा सर? ये मिलेगा RNR। क्लियर है। तो ये मिल जाएगा। और ये भी क्या है? ये भी एमीन है। आया समझ में? तो सर ये तीनों एमीन में फर्क क्या है? तो देखो, इस एमीन के अंदर सिर्फ एक कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी एमीन। इसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी एमीन। और इसमें देखो तो नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन कंपाउंड जुड़े हुए हैं या 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? इसको सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। और यहाँ पे देखो तो 3 कार्बन यानी यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी एमीन बोलेंगे। तो ध्यान देना, प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन किसे कहते हैं। क्लियर है सर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमीन क्या होते हैं और इन्हें हम कैसे बनाते हैं। ठीक है सर। अब ये समझते हैं कि एमीन का यूज क्या है। जैसे बाकियों की अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे मैंने और लिख दिया, एक्चुअल में ए है। ठीक है ना। तो एमीन, तो अगर हम बाकियों की तरह देखें तो इनका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यूज है। देखिए, हम केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं, हेलो एरिन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां पे मैंने एक शब्द यूज किया है, मतलब एक कंपाउंड हम लोग का क्या था? अल्कोहल था ना। तो अल्कोहल से आपने क्या समझा था? सर आप बना रहे थे हम लोग पीने के लिए? नहीं, एक्चुअल में हम लोगों का एक पर्पस था कि अल्कोहल के थ्रू
और भी देखो, हम अल्कोहल सुन रहे हैं तो हमको लग रहा है कि शराब, नहीं, एक्चुअल में सिर्फ मतलब शराब नहीं होता है, बहुत सारी मेडिसिन में अल्कोहल का यूज किया जाता है ना। मैक्सिमम मेडिसिन के अंदर आप देखोगे, मतलब मैक्सिमम मतलब एक कैटेगरी की जो मेडिसिन आती है उसमें मैक्सिमम जगहों पे अल्कोहल एज अ कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता है और उसमें मेडिसिन बनता है, मतलब अल्कोहल की मदद से मेडिसिन बनाया जाता है। समझ आ रहा ना। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उनका अलग अलग यूज है, वैसे ही एमीन का भी अपना क्या है, यूज है। अब समझते हैं कि एमीन का यूज क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं यूजेज ऑफ एमीन। चलिए अब हम यूजेज ऑफ एमीन देखेंगे, यूजेज ऑफ एमीन्स। तो देखिए, एमीन्स जो होते हैं वो दो तरीके से पाए जाते हैं, दो तरीके से पाए जाते हैं और इनका अलग अलग तरीके से यूज होता है। देखिए, दो तरीके का मतलब, एक तो एमीन नेचुरल तौर पे हमारे आसपास पाए जाते हैं और दूसरा आर्टिफिशियल। तो देखिए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेचुरल। नेचुरल का मतलब ये होता है, नेचुरल का मतलब ये होता है कि जब हमने आँख खोली तो ये पहले से हमें मिले थे। आर्टिफिशियल मतलब हमने आँख खोलने के बाद खुद बनाया इन्हें, ठीक है। तो नेचुरल में कौन कौन से हैं सर, देखिए बहुत सारे विटामिन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि उस विटामिन के अंदर क्या कंटेंट होगा, एमीन कंटेंट होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हार्मोन होंगे, बहुत सारे हार्मोन्स होंगे जिनके अंदर क्या होगा, एमीन्स होगा। और बहुत सारे प्रोटीन भी होंगे जिनके अंदर क्या पाया जाएगा सर, एमीन्स पाया जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि अगर आप प्रोटीन्स का सबसे मतलब सीधा समझो, प्रोटीन का यूनिट अगर देखें तो क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है किसमें, एमिनो एसिड में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एमिनो आ रहा है और एमिनो मतलब एमाइंस, करेक्ट कर लीजिएगा। तो प्रोटीन का यूनिट ही क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल की बात करो तो आर्टिफिशियल मतलब बहुत जगहों पे क्या करने के लिए यूज किया जाता है इसका सर, एज अ ड्रग्स, यानी हमने बहुत जगहों पे एज अ ड्रग्स इनका यूज किया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो बहुत जगह पे हमने डाइज के लिए इनका यूज किया। डाइज मतलब कपड़े पे के ऊपर कलर चढ़ाने के लिए, डाई करने के लिए कपड़ों का। तो वहाँ पे जो हम कलर चढ़ाने के लिए केमिकल लेते थे वो एमीन का बना हुआ होता था, यानी एमीन का कंपाउंड होता था। और इसके अलावा बहुत जगह पे हम लोगों ने बहुत सारे पॉलीमर्स बनाए और उन पॉलीमर्स को बनाने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया, एमाइंस का यूज किया। तो मेनली ये आर्टिफिशियल तरीके से हमको यहाँ मतलब आर्टिफिशियल तौर पे हम यहाँ यूज करते हैं और नेचुरल तरीके पे इन जगहों पे विटामिन, हार्मोन और प्रोटीन्स के रूप में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और हम उनका यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बाहरी तौर पे या जो आपकी जानकारी में है वो कौन कौन से एमीन है, मतलब बहुत सारे ऐसे भी एमीन होंगे जो क्या होंगे, जिनको आप जानते होंगे। जैसे एक एनेस्थेटिक आता है, पहले तो ये समझ लीजिए एनेस्थेटिक क्या होता है। आपने सुना होगा सुन्न करना, है ना। तो बिल्कुल सुन्न करने के लिए एनेस्थेटिक उसी को बोलते हैं, यानी जो दवाएं हमें क्या करती हैं, थोड़ा सा अचेत कर देती हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस डाउन कर देती हैं, उन्हें एनेस्थेटिक कहते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण दवा आती है जिसका नाम है नोवोकैन। नोवोकैन स्पेशली कौन यूज करता है, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं। जब आप दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखते हैं ना, दांत वात उखाड़ने से पहले वो क्या करता है, आपको एक एनेस्थेटिक देता है जिसका नाम है नोवोकैन। नोवोकैन के थ्रू क्या किया जाता है, दांत को शून्य कर दिया जाता है, मतलब उस पोर्शन को क्या कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है जहाँ से आपको क्या करना है, जहाँ से आपका दांत निकालना है। होता क्या है, ये एनेस्थेटिक जाता है और वहाँ की नर्व्स को क्या कर देता है, ब्रेक करने का मतलब उनको एकदम बेहोश कर देता है। ऐसे समझिए, वहाँ की जो नर्व सेल हैं उनको बेहोश कर देता है और उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एनेस्थेटिक का काम है कॉन्शियसनेस को डाउन कर देना। क्लियर है, क्लियर। इसके अलावा और भी आप देखेंगे तो एक सिरप आप पीते हो, बेनाड्रिल, है ना, बेनाड्रिल क्या है, एंटाहिस्टामिन है। एंटाहिस्टामिन मतलब एंटी हिस्टामिन बोल सकते हो, एंटी हिस्टामिन, मैं लिख देता हूं, एंटी हिस्टामिन क्या मतलब है, हिस्टामिन का मतलब एलर्जी वाली और एंटी मतलब विरोधी, यानी एलर्जी की विरोधी दवाओं को हम एंटी हिस्टामिन बोलते हैं। और बेनाड्रिल वही दवा है। बेनाड्रिल कब आप लेते हो, जब आपको सर्दी जुकाम बुखार हो, नहीं खांसी जब आता है तभी तो बेनाड्रिल सिरप पिलाया जाता है। और मेनली खांसी वगैरह जो होता है वो कब होता है, जब आपको क्या हो, एलर्जी हो किसी प्रकार की। तो मेनली ये जो एंटी हिस्टामिन होते हैं वो टर्सरी एमाइन होते हैं, टर्सरी एमिनो ग्रुप होते हैं। सीधा समझ लीजिए कि टर्सरी एमिनो ग्रुप होते हैं कौन, ये बेनाड्रिल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा मैं एक और दवा आपको बता रहा हूँ जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। किसको बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है,
ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, और उसका क्या नाम है, एड्रेनेलिन एंड इफ्रेडीन। अब ये दोनों दवाएं जो है स्पेशली कब यूज किया जाता है, बीपी को बढ़ाने के लिए, और ये किसकी बनी होती हैं, तो सर सेकेंडरी एमिनो ग्रुप की बनी होती हैं, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप की बनी होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, ड्रग्स हैं, बहुत सारी दवाएं मैंने लिख दी, और इन दवाओं के अंदर क्या होता है, यूज होता है एमीन्स का, यानी एमीन्स इन दवाओं को फॉर्म या फॉर्मेशन में बड़ा हेल्प कर रहे थे, यानी एमीन्स के थ्रू इन दवाओं को बनाया जाता है। सबसे पहला एनेस्थेटिक है जिसका नाम है नोवोकैन, जो डॉक्टर यूज करते हैं सुन्न करने के लिए। बेनाडिल जो आपको एलर्जी से बचाता है, मेनली जब खांसी वगैरह होता है तो उस केस में आप बेनाडिल पीते हो, बेनाडिल सिरप आप जाके देखोगे तो आपको मिलेगा, और वहाँ पे स्पेशली खांसी का सिरप है, कफ का सिरप है जो एलर्जी के लिए काम करता है। और उसके बाद एड्रेनलिन ले लीजिए या इफ्रेडीन ले लीजिए, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में वर्क करती हैं, यानी अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस केस में उसको बढ़ाना हो, भाई जाहिर सी बात है लो नहीं चाहिए, लो से हाई चाहिए ना, अरे हाई नहीं चाहिए सर, नॉर्मल चाहिए। 120 पर यहाँ पे आप जानते हैं इसका यूनिट क्या होता है, 120/80 है ना, mm/Hg। अगर क्या हो रहा है, mmHg, अगर क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉर्मल है, वो उसका मतलब क्या माना जाता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे अगर कम हो जाता है, इससे अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उससे अप करना या नॉर्मल पे लेके आने के लिए हम इन दवाओं का यूज करते हैं। तो आई होप आपको अमीन्स का यूज समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सर अमीन्स का स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ इनका नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को देख रहे होंगे। अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइन। तो एमाइंस का हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अब नॉमेनक्लेचर कितना कठिन है, कठिन बहुत आसान है सर, और देखो बहुत जरूरी भी है। देखिए जब भी हम किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम ही नहीं जानेंगे तो फिर आगे चैप्टर रन कैसे करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका नामकरण हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, यानी एमीन्स का या एमिनो का नामकरण। तो हेडिंग डाल दीजिए एमिनो का नामकरण। कैसे करते हैं एमिनो का नामकरण, बड़ा सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अच्छा सिंपल है, कैसे सिंपल है, तो जैसा कि हमको पता है एमीन आपको 3 प्रकार से मिलेंगे। अगर आप एमीन का क्लासिफिकेशन करोगे तो 3 प्रकार से आपको मिलेंगे। एक तो प्राइमरी एमीन मिलेंगे, फिर सेकेंडरी एमीन मिलेंगे, और एक टर्सरी एमीन मिलेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। अगर आप प्राइमरी एमीन की बात करोगे तो प्राइमरी एमीन जो होता है वो कैसा होता है सर, जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो, जिसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो बाई एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप, ठीक है। अच्छा सेकेंडरी एमीन क्या होते हैं, जिसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो बाई एल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक है, ठीक। ऐसे ही आप और देख सकते हो, जैसे टर्सरी एमीन है तो इसका मतलब जिसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो बाई एल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक है। और किसका, अमोनिया के अंदर भैया सब में रिप्लेसमेंट कहाँ से हो रही है, NH3। यहाँ भी NH3 था, NH3 में से 2 हाइड्रोजन हटा दिए गए, उनके जगह पे एल्किल या एरिल या एल्किल ग्रुप लगा दिया गया, ठीक है ना। तो अमोनिया के अंदर से रिप्लेसमेंट हो रही है हाइड्रोजन्स का की, और क्या बन रहा है, अपना एमीन बन रहा है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा सर, ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे NH2 होगा और एक साइड क्या होगा, अपना क्या होगा, कार्बन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर दोनों साइड होंगे, मतलब इधर भी और नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा, मतलब दोनों साइड क्या आ जाएंगे, दोनों साइड आपको कार्बन की चेन मिलेगी। और यहाँ पे तो तीनों, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और तीनों इस बार किससे हो जाए,
कार्बन से जुड़ जाए अगर नाइट्रोजन, तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ बना ले और तीनों अलग अलग कार्बन है, यानी अलग अलग चैन ऑफ कार्बन है, या ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन की चैन 3 ठो अलग अलग नाइट्रोजन से अगर जुड़ जाती है तो टर्सरी एमीन कहलाता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं सेकेंडरी एमीन की बात करूँ तो सेकेंडरी एमीन जो होता है, अगर इसको फर्दर क्लासीफाई करूँ मैं, तो सेकेंडरी एमीन 2 पार्ट में आपको मिलेगा, एक तो सिंपल में और दूसरा आपको मिलेगा मिक्स्ड में। अब सिंपल और मिक्स्ड का मतलब क्या है सर? सिंपल का मतलब ये है कि यहाँ पे NH है तो इधर R और इधर वाला जो R है दोनों सेम है, यानी यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप आपने लगाया वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ, आई होप नीचे दिख रहा हो, तो यहाँ पे CH3 है और इधर भी क्या है? CH3 है। दैट मीन्स इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, यानी इधर भी मेथिल है तो इधर भी मेथिल है। आई होप नीचे दिख रहा होगा। ऐसे ही मिक्स वाले की बात अगर करोगे तो मिक्स वाले केस में क्या होता है? मिक्स वाले केस में ये होता है कि मान लो यहाँ पे हमारा NH है तो इसके 2 साइड कार्बन होंगे, मतलब 2 साइड कार्बन की चेन होगी, तो एक साइड की जो कार्बन की चेन है और दूसरे साइड की कार्बन की जो चेन है वो अलग अलग होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे NH है तो इधर C2H5 लगा है और इधर क्या लगा है? CH3 लगा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये क्या है? मिक्स्ड सेकेंडरी एमीन है। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब सर ये तो हो गई इसके इंट्रोडक्शन की बात, अभी हमको नामकरण कैसे करना ये बता दो। अच्छा, बेताबी है, बेचैनी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है। IUPAC क्या कहती है? IUPAC क्या कहती है? पहले IUPAC की बात सुन लो, फिर कॉमन की भी बात सुन लो, क्योंकि दोनों नाम जरूरी है समझना। तो IUPAC और कॉमन दोनों का होता है क्या मतलब? सर कॉमन नेम जो घर का नाम है और IUPAC स्कूल का नाम है, ठीक है ना। तो अगर हम स्कूल के नाम की बात करें तो स्कूल के नाम के अंदर ये बोला जाता है कि भैया जिससे, मतलब ऐसे समझो, अभी फिलहाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एल्किन लिखना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है? एल्केन लिखना है, और फिर एल्केन के साथ क्या ऐड कर देना है सर? एमाइन ऐड कर देना है। सर क्या लिख दिया? कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आएगा, मैं समझाने के लिए तो आया हूँ। एक्चुअल में प्राइमरी एमीन के अंदर ध्यान से देखिए तो एक ही कार्बन की चेन होती है, तो सिंपल एक ही काम करते हैं कि यहाँ पे एल्केन लेते हैं, मतलब जो कार्बन की चेन है उसको एल्केन मानते हैं और उसमें से क्या करते हैं? ई घटा के, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्राइमरी एमीन के लिए अलग, सेकेंडरी एमीन के लिए अलग और टर्शियरी एमीन के लिए अलग अलग मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपने जो कार्बन की चेन मिली है आपको, उसको आप क्या मान लीजिए? एल्केन, और इस एल्केन में से ई को हटा दीजिए, ई को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, और उसकी जगह पे क्या ऐड कर दीजिए? एमाइन। तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट में? क्या मिलेगा बताइए फटाक से? एल्केनामाइन मिलेगा। यहाँ पे इसका नाम सिंपल क्या होगा? एल्केनामाइन। प्राइमरी एमीन का नाम लिखना बहुत ही आसान है। हाँ, सेकेंडरी एमीन में जब जाओगे तब ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। IUPAC कहती है कि एक आपको क्या लिखना है? एन एल्किल एल्केनामाइन, ठीक है ना। एन एल्किन एल्केनामाइन, एन एल्किल एल्केनामाइन। और कॉमन नेम क्या है सर? कॉमन नेम तो कतई आसान है, एन एल्किल, एन एल्किल, फिर एन एल्किल, और यहाँ पे क्या डाल दोगे? एमीन। सर ये क्या मतलब हुआ? ये सेकेंडरी के लिए, ध्यान देना, ये सेकेंडरी के लिए है। पहले मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। देखिए यहाँ पे प्राइमरी एमीन का तो एकदम सिंपल है, प्राइमरी एमीन का सिंपल है कि एल्केन में से ई हटा दो और एमीन जोड़ दो तो एल्केनामाइन हो जाएगा। और सेकेंडरी में क्या करना होता है IUPAC के केस में कि सर जो एक कार्बन और एक चैन को आपको क्या मान लेना है? एल्किल, और सेकेंड चैन को क्या मान लेना है? एल्केन। क्योंकि इसके पास 2 कार्बन की चेन है ना, तो एक कार्बन की चेन को आपको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यानी छूटा हुआ कार्बन ट्रीट करना है और एल्किल ग्रुप मान लेना है, और दूसरे को एल्केन ग्रुप मान लेना है। जैसे यहाँ पे अगर हम सिंपल वाली की बात करें तो सिंपल में तो दोनों साइड सेम है, तो फिर तो टेंशन है नहीं, किसी को भी आप क्या मान लो? एल्किल, और किसी को भी एल्केन। लेकिन जब आप इसमें आओगे जहाँ पे मिक्स वाला मिलेगा तो एक में आपको दूसरा मिलेगा, और सॉरी एक कार्बन की चेन दूसरे वाले से डिफर होगी, तो आपको किसको एल्किल मानना है, किसको एल्केन मानना है? तो बड़ा सिंपल कहानी है कि जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उस चेन को आप एल्किल मान लो, और जिसमें ज़्यादा हो उसको क्या मान लेना? आप उसको आप क्या मान लेना? उसको आप एल्केन मान लेना। बस सिंपल ये खेल खेलना है। तो सेकेंडरी एमीन के लिए भी आप वहाँ से सीख जाओगे, और सेम कहानी आपको टर्सरी एमीन में भी मिलेगी। सेकेंडरी के बाद टर्सरी एमीन जो आएगा उसमें भी आपको सेम काम करना होगा। क्या करना होगा कि भैया जो एल्किल है ना, इस एल्किल की जगह पे आप 2 बार लिख दोगे एन एल्किल, फिर यहाँ पे एन एल्किल, और फिर एल्केनामाइन, ठीक है, ये हो जाएगा।
और इसको मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको और अच्छे से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं टर्सरी एमीन को अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन पे काम करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के नामकरण कैसे करते हैं उसको देखा जाए। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बारीकी से इसको और अच्छे से समझाता हूँ। नोट डाउन। चलिए अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे CH3NH2। सिंपल है बिल्कुल। अब इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉमन नेम लिखना कितना आसान है, ऐसे समझ लो कि भाई देखो जो भी हमको मिलेगा उसको एल्किल ग्रुप बना लेना है। ठीक है, तो ये मिल गया हमको, ये क्या होगा, इसका एक कार्बन है तो क्या लिखूंगा, मेथ, और इसको मैं एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करूंगा तो मेथिल लिख दूंगा, और इसकी जगह पे क्या डाल दूंगा, एमीन, बस खत्म। तो ये क्या हो गया, मेथिल एमाइन, खत्म। IUPAC की बात सुनो, तो IUPAC क्या कहता है, मैं IP डाल दे रहा हूँ, बस इतने से समझिएगा। तो IUPAC नेम में क्या होता है कि भैया यहाँ पे छूटा हुआ तो कार्बन है नहीं। देखो एक अगर कार्बन की चेन है, पहली बात तो ये कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन में कोई हमको सब्सटीट्यूएंट मानना ही नहीं है, जो कार्बन है अपना उसको पकड़ो। हाँ सर एक कार्बन है तो लिखो मेथ, सब सिंगल बॉन्डेड वाले हैं सर N, मतलब एक कार्बन है तो जाहिर सी बात है ये मेथेन होगा, और इसके लिए आप क्या कर दो, एमाइन जोड़ दो, तो मेथेनामाइन क्या हो जाएगा, मेथेनामाइन हो गया नामकरण इसका। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल देख लो, जैसे मेरे पास आ गया C2H5NH2। अब इसका हमको लिखना है तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम फटाक से बताओ सर, दो कार्बन है, अच्छा मैं हमेशा इसको क्या मानूंगा, इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट मानूंगा। पहले बताओ कौन सा एमीन है सर, प्राइमरी एमीन है। तो क्या टफ है, नहीं सर बिल्कुल आसान है, आसानी से मैं बोल दूंगा। इसका होगा सर दो कार्बन है तो इसके लिए मैं यूज करूंगा एथ, और यहाँ पे डाल दूंगा एथिल, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बगल में एमीन, बस डाल देना है इसके लिए आपको एमीन, तो एथिल एमीन। ठीक है, यहाँ आप ध्यान देंगे पहला अक्षर ही क्या करते हैं आप, कैपिटल लिखते हैं, बाकी आपको क्या कर देना है, स्मॉल लिख देना है। तो बस आप ये कर लीजिएगा। IUPAC नेम में देखो, IUPAC नेम आप करोगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमाइन जुड़ जाएगा लास्ट में, तो एथेनामाइन, क्लियर है बिल्कुल। तो ये हो गया एथेनामाइन। अब इसी तरीके से और देख लेते हैं हम तीसरे नंबर पे, जैसे कि मेरे पास आ चुका है यहाँ पे NH2, इधर आ गया CH3 और इधर आ गया CH3। ध्यान से देखिएगा NH2 नहीं है, यहाँ पे NH है। ये कैसा एमीन है सर, सेकेंडरी एमीन है, क्योंकि अब इसके दोनों साइड के आ चुके हैं, कार्बन की चेन आ चुकी है। तो सबसे पहले कॉमन नेम निकालो। कॉमन नेम लिखने का बेहतरीन तरीका, आप सिंपल, हमें इससे मतलब नहीं है, इसके लिए तो हम क्या लास्ट में डाल देंगे, एमाइन। ये दोनों के दोनों को हम क्या मानेंगे, एज अ सब्सटीट्यूएंट मानेंगे या छूटा हुआ कार्बन मानेंगे। तो यहाँ भी एल्किल है, यहाँ भी एल्किल है, और ये दोनों एल्किल किससे जुड़े हैं, नाइट्रोजन से। तो हम नंबर नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं N, और N, और यहाँ भी मतलब देखिए इस N से ये एक मेथिल है, और यहाँ पे भी इस N से एक मेथिल जुड़ा हुआ है, तो दो बार है तो इसलिए मैं NN लिख दूंगा। अगर दोनों अलग अलग होते तो मैं देखता भाई सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन में भी कैसा है, सिंपल, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम है। तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि भाई जैसे अगर सिंपल समझ लो, ऐसे अगर आपने कार्बन का देखा होगा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे N लेता, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, तो जाहिर सी बात है इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूँ तो कैसे होगा, यहाँ पे H लिखो, और ये क्या है, सेकेंडरी एमीन। मैं उस पर बाद में जाऊँगा, पहले इसको समझाना चाहूँगा। सेकेंडरी एमीन है और ये कैसा है, MX वाला है। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ तो दोनों को मुझे क्या मानना है, दोनों को एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करना है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए क्या है, सब्सटीट्यूएंट, ये भी सब्सटीट्यूएंट है। ये क्या है, ये सर मेथिल है, ये क्या है, मेथिल है, और ये क्या है, एथिल है, ये क्या है, एथिल है। अब एथिल मेथिल में आता कौन सबसे पहले सर, एथिल, तो लिख दो पहले N एथिल, फिर N मेथिल, और इसके लिए क्या मैं डाल दूंगा, एमाइन, खत्म, बन गया। तो N एथिल N मेथिल एमाइन बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों साइड सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है तो भाई मैं अलग अलग N नहीं लिखूंगा, एक ही जगह पे N डाल दूंगा, और दोनों क्या है, सेम है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, चलिए यहाँ पे मैं यूज कर दूंगा डाई, और क्या है, मेथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमीन हो गया। और IUPAC नेम लिखना चाहो तो, IUPAC नेम लिखना चाहोगे तब, तो IUPAC नेम में जब लिखोगे तो सिंपल वाले में किसी एक को क्या मान लो, सब्सटीट्यूएंट, और दूसरे को क्या मान लो, दूसरे को मान लो मेन कार्बन की चेन। तो एक को मान लेता हूँ तो इसको मान लूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा सर, N से N के थ्रू छूटा हुआ है मेथिल, या N से कनेक्टेड है मेथिल, बाकी पेरेंट कार्बन चेन के साथ N हमारा कनेक्टेड है या एमीन कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन अगर मान लिया तो यहाँ पे क्या होगा, मेथेन हो जाएगा, और इसमें क्या जोड़ दूंगा, एमाइन। तो ये हो गया N मेथाइल मेथेनामाइन। ठीक है, आई होप आपको IUPAC और कॉमन नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये भी आप लोगों ने देखा, ये भी एक प्रकार का क्या है, एग्जाम्पल ही है।
ठीक है ना। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया यहाँ पे N है, यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ पे भी क्या गया C2H5 आ गया, और यहाँ पे क्या गया H। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे सर? बिल्कुल आसान है। कॉमन नेम अगर मैं इसका लिखूँ तो सिंपल होगा, दोनों हमारे लिए क्या है, सेम है, तो N, और सेम है तो इसलिए मैं क्या यूज करूँगा, डाई, N, डाई एथाइल, और क्या बगल में जोड़ देना है, एमाइन, खत्म। अगर IUPAC नेम लिखोगे तब IUPAC नेम लिखोगे तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, किसी एक को मेन मान लो। तो इसको अगर मैं अरे भाई किसी एक को मानो, सेम है, इसको मानोगे इसको मानोगे, बात तो एक ही है। तो पहले तो लिख दो 1 एथाइल, बिल्कुल सर। और उसके बाद क्या है सर, एक को मैंने क्या माना है, अपना पेरेंट कार्बन चेन माना है, तो इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया, एथेन हो गया, और इसमें डाल दूंगा मैं एमाइन, तो ये हो गया एथेनामाइन। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये पांचों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम यहीं पे और भी देख लेते हैं। अभी तो ये कहानी की शुरुआत है, अभी तो पूरा समझिए, अभी सब सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है। टर्सरी एमीन को भी यहाँ पे डील कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास टर्सरी एमीन आ गया, जैसे यहाँ पे N है, इधर CH3 आ गया, इधर CH3 आ गया, इधर CH3 आ गया, तो इसको भी हम सिंपल मानेंगे, और ये क्या है, टर्सरी एमीन है। इसका नामकरण कैसे लिख करेंगे, तो देख लो टर्सरी एमीन को सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। ये छठा एग्जाम्पल है, यहाँ से देखेंगे CH3। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम के हिसाब से भैया सब छूटे हुए हैं। कॉमन नेम जब भी लिखोगे तो इसका मतलब मान लो कि सब के सब क्या है, छूटे हुए हैं। तो 3 तो छूटे हुए क्या है, मेथिल है। तो N, N यानी N से लगे हुए 3 ठो क्या है, मेथिल ग्रुप है। 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई, और फिर क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा, और इस N के लिए क्या यूज करेंगे, एमाइन, खत्म। लेकिन IUPAC के हिसाब से अगर 3 लोग आ रहे हैं तो इसमें 2 को छूटा हुआ मानूंगा, 1 को मैं अपना मेन जरूर मानूंगा। अब चूंकि सब सेम है तो मैं ज़्यादा वाला बात नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं 2 को तो मान लूँगा कि हाँ सही है, N, डाई मेथाइल लिख दूंगा मैं, भाई 2 को तो मैं हटा दूंगा, लेकिन एक अपना पेरेंट कार्बन चेन के अनुसार मैं लेके चलूँगा, तो मैं मेथेन लूँगा और इसमें क्या जोड़ दूंगा, एमाइन, तो मेथेनामाइन हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो N है, इधर क्या है, इधर आपका CH2 है, इधर भी CH2 है, और इधर CH3 है, इधर आपका C2H5 है, इधर C2H5 है। ठीक है, ये 7वां एग्जाम्पल देख लो। अगर इसका नामकरण करना हो तो ये अगेन ध्यान देंगे तो टर्सरी एमाइन है, लेकिन ये मिक्स वाला है। मिक्स वाला कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो क्या आ गए हैं सिमिलर, और कुछ क्या हो गए हैं अलग, मतलब यहाँ पे सब सेम नहीं है। सिंपल समझ सकते हो, सभी कार्बन की चेन सेम नहीं है। तो अब किसको छूटा हुआ मानेंगे, किसको अपना पेरेंट मानेंगे, तो ज़्यादा कार्बन वाले को हम अपना पेरेंट मानते हैं। इसमें देखो 3 कार्बन है तो इसको अपना पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे, और इन सबको तब हम क्या मान लेंगे, छूटा हुआ मान लेंगे। तो छूटा हुआ मान लोगे तो फिर क्या है सर, यहाँ और यहाँ यानी 2 बार। मैं IUPAC पहले लिख दे रहा हूँ, पहले IUPAC देख लो। IUPAC के हिसाब से मैंने बात की है, IUPAC के हिसाब से एक मेरा पेरेंट होगा, बाकी 2 तब क्या हो जाएंगे, छूटे हुए। तो N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाई एथाइल, और 3 है तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोपेन, और इसमें क्या जोड़ दूंगा, एमाइन, तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नेम के अनुसार तीनों छूटे हुए हैं, कॉमन नेम के अनुसार तीनों छूटे हुए हैं, ये तीनों छूटे हैं। पहले तो N डाई एथाइल लिख दो, इसके बाद फिर ये भी लिखो N प्रोपाइल, ये भी छूटा हुआ है, और इस केस में जो हमारा आंसर होगा लास्ट में, यहाँ पे एमाइन के साथ खत्म हो जाएगा, एमाइन खत्म। कॉमन नेम में सब छूटा हुआ माना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कॉमन नेम के अनुसार सब छूटे हुए हैं। IUPAC के अनुसार अगर 3 कार्बन के चेन आए तो 2 छूटे हुए हैं, एक अपना पेरेंट कार्बन चेन जरूर आया होगा। अगर एक ही कार्बन की चेन है उस एमीन के ग्रुप में तो वो मेरा पेरेंट होगा। 2 आए हैं तो इस कंडीशन में एक पेरेंट और एक छूटा हुआ। 3 आए हैं तो 2 छूटा हुआ, एक पेरेंट, यानी एक पेरेंट हमेशा लेके चलना है IUPAC में, जबकि कॉमन में सब छूटे हुए ट्रीट किए जाएंगे। ओके, एज अ छूटे हुए कार्बन की तरह हमको ट्रीट करना है, किसमें, कॉमन में। और भी एग्जाम्पल देख के अपने आप को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 8वां एग्जाम्पल ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया C3H7, और यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे है C2H5। अब मैं अगर इसका नामकरण करूँ तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम तो सिंपल है, क्या है, ये दोनों छूटे हुए कार्बन है, तो N पे क्या होगा, ये क्या है, एथाइल है, और ये क्या है, प्रोपाइल है। तो एथाइल को पहले लिख दो, N एथाइल, फिर N प्रोपाइल, और फिर क्या लास्ट में जोड़ देना है, एमाइन, खत्म।
अगर IUPAC की बात करोगे तो IUPAC में एक छूटा हुआ है और एक क्या है, पैरेंट कार्बन चेन है। कौन पैरेंट कार्बन चेन है, जिसमें ज़्यादा कार्बन है, तो ये पैरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, तो ये छूटा हो जाएगा। इसका मतलब N एथाइल हो जाएगा, N एथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोप, और इसमें क्या डाल दो, N, और इसमें A हटा दो, इसकी जगह पे एमाइन डाल दो, तो प्रोपेनामाइन। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3rd डिग्री एमीन या टर्सरी एमीन तीनों का नामकरण करने आ गया होगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से और एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास आ गया C2H5NH2, इसका नामकरण करना है, तो कॉमन नेम क्या होगा बताओ। ये प्राइमरी एमीन है, एक एक करके मैं अगेन रिकैप करवाना चाहता हूँ। ये प्राइमरी एमीन है, तो इसमें कॉमन नेम क्या होगा बताओ। सर कॉमन नेम तो सिंपल है कि इसमें छूटा हुआ कार्बन ही है। छूटा हुआ मतलब इसका मैं लिख दूंगा 1 एथाइल एमाइन, ख़त्म। और अगर मैं IUPAC के अनुसार चलूँ, ये तो था कॉमन, अगर मैं IUPAC के हिसाब से चलूँ तो IUPAC के हिसाब से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा सर कि 2 कार्बन है, तो इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ पे एथेन, और इसमें क्या जोड़ दूँगा, एमाइन, तो एथेनामाइन, ये हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड नंबर पे आओ। जैसे मेरे पास आ गया ऐसा कि यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे NH है, और यहाँ पे क्या है C4H7, सॉरी C4H9। इसका नामकरण करना हो, ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है। क्या है, सेकेंडरी एमीन है, और वो भी मिक्स वाला। सेकेंडरी एमीन में भी कैसा है, मिक्स वाला। इसका नामकरण करना हो तो क्या करूँगा मैं, एक को छूटा हुआ, अच्छा पहले कॉमन नेम के लिए तो दोनों छूटे हुए हैं, दोनों छूटे हुए हैं। ये ब्यूट है, ये क्या है, एथ है, तो सबसे पहले ब्यूट आता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको लिख दूंगा, तो वो N ब्यूटाइल और फिर N एथाइल, लास्ट में क्या जोड़ देना है, एमाइन, खत्म हो गया, बिल्कुल। और अगर IUPAC के हिसाब से चलूँ मैं, तो IUPAC के हिसाब से क्या मिलेगा मुझे, सर जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसको पेरेंट मान लो और बाकी को छोड़ दो। तो छोड़ दो मतलब ये क्या हो जाएगा, तब N एथाइल हो जाएगा, और उसके बाद ये अपना पेरेंट कार्बन चेन है, तो इसको क्या मानूंगा मैं, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्डेड है, एन, और फिर क्या हो जाएगा, एमाइन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइन। ठीक है ना, इसमें जोड़ देना ब्यूटेनामाइन। देखो IUPAC नेम लिखने का तरीका आपको पता है, जैसे थोड़े बहुत गलतियां भी मैं कर रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। और ऐसे ही 3 डिग्री वाला, तीसरे पे देख लो 3 डिग्री वाला, यहाँ पे C2H5 हो, CH3 हो, और यहाँ पे C3H7 हो, इसका नामकरण करना हो। ये क्या है, 3 डिग्री एमीन है, फटाफट इसका नामकरण करो। तो 2 को कॉमन नेम के अनुसार तीनों छूटे हुए हैं, तो फटाफट लिख दो N। अच्छा ये क्या है, ये प्रोपाइल है, ये एथाइल है, और ये मिथाइल है। किसको पहले लिखेंगे, तो एथाइल को सबसे पहले लिख देंगे, तो N एथाइल, फिर N मिथाइल, N मिथाइल, और फिर N प्रोपाइल हो गया। और उसके बाद लास्ट में क्या जोड़ देना है, एमीन। लेकिन अगर हम, ये तो कॉमन नेम था, अगर हम IUPAC देखें, क्या नीचे दिखाई दे रहा है, अगर हम IUPAC देखें तो IUPAC के अनुसार क्या होगा, एक मेरा पेरेंट कार्बन चेन होगा। कौन होगा, इन तीनों में से इसमें ज़्यादा कार्बन, तो ये मेरा पेरेंट हो गया, बाकी को छोटा हुआ मान लो। तो इस केस में N एथाइल, N मिथाइल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनामाइन। तो आई होप आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों का लिखने का तरीका पता चल गया होगा। कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या है कि सर जितने भी कार्बन आए हैं उन सबको हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है, यानी सबको छूटे हुए कार्बन की तरह एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना है। जबकि अगर हम IUPAC में देखें तो अगर 3 आए हैं तो उसमें 2 को छोड़ देना, लेकिन एक को हमेशा पेरेंट कार्बन चेन मान के रखना, यानी हमेशा एक पेरेंट कार्बन चेन बनाना है IUPAC के अनुसार। लेकिन ये सब के सब ग्रुप में एक चीज़ आप नोटिस करिए कि सब के सब क्या है, एल्किल ग्रुप है। सब के सब क्या है, एल्किल ग्रुप है। अगर एरिल ग्रुप आ गए तब, तो एरिल ग्रुप के लिए हम नामकरण कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। आई होप आपको फिलहाल में ये साधारण नामकरण करने आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।